देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है, जवाबदेही कम नहीं होती। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई।
गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है। आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हो है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है। कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक बार ये व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकती है कि उसके गांव में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना हो चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है।
सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक योजना है। अब डायरेक्ट कैनाल की जगह पाइपलाइन आधारित नई योजनाएं लाई जा रही है। इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। साथियों, जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूजल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वाटर शेड का काम होना जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि मनरेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पर तेजी से काम करना होगा। जल संरक्षण के लिए आपके राज्य में वन क्षेत्रों को बढ़ाना वो भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय और जल मंत्रालय साथ मिलकर काम करें। लगातार पानी पहुंचाने के लिए जरूरी है कि पानी के सभी स्थानीय स्रोतों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। ग्राम पंचायतें अपने लिए अगले 5 साल का एक्शन प्लान भी बनाएं। पानी को केंद्र में रख करके बनाएं, जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट तक का रोड मैप हो। किस गांव में कितना पानी आवश्यक है और उसके लिए क्या काम हो सकता है, इसके आधार पर कुछ राज्यों में पंचायत स्तर पर वाटर बजट तैयार किया गया है। इसे भी दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैच द रेन अभियान उसने एक आकर्षण तो पैदा किया है, लेकिन सफलता के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। बहुत आवश्यक है कि इस तरह के अभियान राज्य सरकार की रोजमर्रा की गतिविधि का एक सहज स्वभाव बन जाना चाहिए। राज्य सरकार के सालाना अभियान का वो अनिवार्य हिस्सा हो जाना चाहिए। और इस तरह के अभियान के लिए बारिश का इंतजार करने के बजाय बारिश से पहले ही सारी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यों में ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना और उसमें वेस्ट में से बेस्ट इनकम भी होती है। आपको लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी, उस हिसाब से योजनाएं बनानी होगी। हमें एक और बात ध्यान रखनी है, हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे वाटर इकोसिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। ट्रीटेड वाटर का दोबारा इस्तेमाल हो, इसके लिए भी हमें प्रभावी व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। नमामि गंगे मिशन को टेम्पलेट बनाकर बाकी राज्य भी अपने यहां नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ऐसे ही अभियान शुरू कर सकते हैं। साथियों, पानी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का विषय बने, राज्यों के बीच कोऑपरेशन का विषय बने, ये है हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप तो देख रहे हैं एक और इशू, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
बहुत तेजी से हमारी आबादी अर्बनाइजेशन की दिशा में बढ़ने वाली है। अर्बन डेवलपमेंट इतना तेजी से होता है तो पानी के विषय में अभी से सोचना पड़ेगा। सीवेज की व्यवस्था अभी से सोचनी पड़ेगी, सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था अभी से सोचनी पड़ेगी। शहरों के बढ़ने की जो सुख सुविधा के लिए नागरिकों के कर्तव्य पर भी बल देते हुए और सरकार का पानी के प्रति प्राथमिकता वाला काम अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए हम एक बहुत आशाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। वाकई माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल सही संदेश हम सभी लोगों को दिया है कि एक दूसरे का साथ पाकर किसी काज को जब किया जाता है तो लक्ष्य तक हम दुगनी गति से बढ़ते हैं। ये सत्य है, क्योंकि कहा जाता है ना, करने को तो सरकार अपना काज कर रही है, लेकिन अगर जनता भी साथ दे तो उसमें और बात होती है। क्योंकि चलने को तो कोई एक पांव से भी चल रहा है, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो कोशिश हम सभी को यही करनी है, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें सभी लोगों को इस कॉज के साथ जोड़कर आगे चलना है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, श्री पंकज कुमार जी, टू प्लीज प्रेजेंट द वेलकम एड्रेस। प्लीज वेलकम हिम विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of State Jal Shakti and Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel ji, Honorable Minister of Water Resources, Madhya Pradesh, Shri Tulsi Ram Silawat ji, Honorable Ministers of Water Resources, Public Health Engineering and Irrigation from the state governments, Secretary Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Srimati Vinnie Mahajan ji, Senior Secretaries from the state governments, from different departments, senior officers from the central and the state governments and friends. It's my privilege to welcome you to the All India State Ministers Conference on Water. The theme of this conference is Water Vision 2047. Honorable Prime Minister gave the clarion call of making the nation a developed nation by 2047 in his Independence Day address. Honorable Prime Minister has also said that water should be managed in such a way that its scarcity does not come in the way of India's development, and that adequate water should be available to meet the country's needs in the 21st century. It is in this context that this All India Annual State Ministers Conference on Water has been organized. The aim is to identify the major challenges in the water sector in the next 25 years and prepare a roadmap to overcome them and shape the water vision for 2047, which we'll do with the valued inputs from the states in this conference. We all know that the water availability in the country has been declining. We are already in a water-stressed position. Per capita availability of less than 1,700 cubic meters annually is a water-stressed situation. By 2050, our per capita availability of water
will be around 1,140 cubic meters, and that will be quite close to the water scarcity norm of 1,000 cubic meters. Our population, on the other hand, will be growing from 1.4 billion today to 1.6 billion 25 years later. Our food grains production has to keep growing in order to meet this growth in the population from 314 million tons to 405 million tons then. Our urban population will see a massive shift. From 35% from now, it will go up to 53%. And about 350 million people will shift to the urban areas. We are one of the world's fastest growing economies, and we have to meet the needs of our industrial and agriculture sectors. We have to keep our commitment to the people under Jal Jeevan Mission to supply them 55 liters per capita per day of water on a sustainable basis. We also have to keep in mind that we are a diverse country, both geographically and geologically, with different climatic conditions across various regions of the country. And on top of all these challenges, we have to contend with the increase in variability of rainfall with climate change. The task before us, therefore, is to do more with less. Obviously, the efficiency with which we use water has to go up substantially if we have to meet our aspirations for 2047. We have to look at the entire water sector. Honorable Prime Minister, in his message today, has indicated several lines on which we can proceed. I would just pose 10 questions. Of course, in the sessions to come, there will be many more questions from the states and there will be plenty of discussion. But just to start the ball rolling, I thought I will list 10, taking guidance from what Honorable Prime Minister has said and what our Honorable Minister has been saying. 1, can we go for widespread use of pipe distribution network for conveyance of water, starting from the water-stressed states, as already direct seeding, mulching, laser land leveling, precision farming, and other means? 5, how can we mainstream pricing of water in agriculture as a signal to encourage water-saving practices? 6, can our village communities do water budgeting and match supply with demand? Honorable Prime Minister had just pointed towards that in the context of Atal Bhujal Yojana. 7, can we map the status of sustainability of drinking water sources and make action plan to restore degraded sources by converging resources? And I might as well disclose here that Honorable Minister has already decided that the next Jal Shakti Abhiyan will focus on this aspect. 8, to what extent can we increase water storage, both large and small, to cope with climate change-induced variability and cater to growth in demand? 9, in water circular economy, can we treat all the wastewater that is generated in our towns and cities? And can we have a policy to reuse such treated used water, as some states have already done, like Haryana, Karnataka, and Gujarat? And 10, can we have water efficiency standards for equipment used in the water sector and rate them as we rate devices as per their energy efficiency? And can we promote use of such devices in irrigation management? For formulation of Water Vision 2047, such questions would need to be raised and discussed. We have a presentation in the plenary session to set the context of the discussion. 5 thematic sessions would follow, which would provide opportunity to discuss related issues and come up with suggestions and recommendations,
which will be compiled and presented in the valedictory session. These ideas will be utilized and us full support for organizing this conference. 3 officers in particular, Srimati Debashri Mukherjee, Special Secretary, Srimati Archana Verma, Mission Director, National Water Mission, and Shri S.N. Mishra, Additional Chief Secretary, Water Resources, Madhya Pradesh, have worked day in and day out along with their teams to conceptualize and make arrangements for the conference. The conference will surely benefit from the presence of honorable ministers along with senior secretaries and senior officers from state governments and central government. Once again, a warm welcome to the conference. Thank you. Thank you so much, sir. Friends, it's rightly being said that in today's world, it's not about maintaining, doing less harm to the nature, but it's about doing more good for the nature. क्योंकि जब तक हम अपने संसाधनों के बारे में और बेहतरी से नहीं सोचेंगे, तब तक शायद हम लोग एक अच्छा जीवन जो है वो नहीं पा सकते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हमें water resources, both in terms of quantity and quality. Due to urbanization and population growth, water resources are getting scarcer and more contaminated. Climate change-related changes in rainfall patterns have the potential to worsen these consequences in a number of places. India, which has 16% of the world's population, but just 4% of the world's fresh water resources, frequently has water shortages. In recent decades, India's urban population has rapidly increased. It is anticipated that 50% of Indians will live in urban areas by 2050. The growing population constantly puts a lot of strain on the available natural resources. The availability and quality of water for use in the home, industrial, and service sectors are the main issues with India's water resources. It is estimated that in 2021, 72,368 MLD was the total quantity of sewage generated by Indian urban households. Only 44%, that is 31,841 MLD, of this quantity is believed to be the infrastructure capacity to treat sewage to the secondary level, and about 15% of that capacity isn't fully operational. Only a minor amount of the actual collection and treatment, that is 63%, or 20,235 MLD, is recycled. Namami Gange, under Indo-EU Water Partnership, along with GIZ India, has developed national framework on safe reuse of treated wastewater. To leverage the social acceptability of reused wastewater, we are calling it Apna Jal, with the aim to shift perceptions towards treated used water as being a resource and opportunity, rather than a liability. The framework proposes institutional arrangement along with their roles and responsibilities at central and state level, and required approach for effective implementation of reuse of treated water. Framework highlights some of the key high-risk situations and corresponding mitigation strategies. The implementation of reuse of treated water may require finance either from central or state government. The framework thus suggests various business models to make it a lucrative option for all stakeholders. Today, Honorable Minister of Jal Shakti will officially launch this framework so that it can be used for the promulgation of reuse of treated water and framing of state policies. The state policy for the treated wastewater and acceptance of the same by the states will help in making India water secure. अनुरोध करना चाहूंगी मंचासीन गणमान्यों से कि आपके समक्ष एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आप इसके माध्यम से ये लॉन्च करें इस नेशनल फ्रेमवर्क का, which is on reuse of treated wastewater. May we please have a round of applause for the launch.
और साथ ही इस ई लॉन्च के साथ साथ हमारे पास इसकी फिजिकल कॉपी भी है, तो मैं सभी गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि इस फिजिकल कॉपी का भी आप अनावरण करें और इसे लोकार्पित करें। ये फिजिकल कॉपी है ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। आप सभी को हम बता दें कि इस नेशनल फ्रेमवर्क से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रेजेंटेशंस हैं, वो सभी आपको जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल वाटर मिशन के पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। सो हियर इज द physical launch of National Framework on Reuse of Treated Wastewater. Let's have a round of applause for this wonderful launch. और इस क्षण को हम कैमरे में कैद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, जब भी किसी कार्य को पहली बार किया जाता है तो उसमें बहुत मशक्कत लगती है, ये तो हम सभी लोग मानेंगे। और जब भी कोई पहला कार्य किया जाता है तो उसके लिए बड़ी सोच के साथ साथ बड़ा जिगर होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो पाँव रखते हैं वहीं जहां कोई रास्ता नहीं होता। And I would really like to say that Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat, has got that jigger to organize this first India Annual State Ministers Conference. So, sir, I would like to request you to please address the gathering. Let's have a round of applause for him. मुझे लगता है जिगर ऑर्गेनाइज करने में नहीं है, ऑर्गेनाइज करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले चीफ मिनिस्टर साहब ने। देश के पहले अखिल भारतीय राज्यों के पानी के विषय में, पानी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने वाले मंत्रियों के इस सम्मेलन में, जिसे हमने वाटर विजन 2047 ऐसा नाम दिया है, उद्घाटन के सत्र में मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में पिछले लगभग पौने 2 दशक के कालखंड में मध्य प्रदेश ने सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित इसी मध्य प्रदेश की धरती के जाए मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री तुलसी सिंह सिलावट जी, विभाग में सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, आदरणीय अविनी महाजन जी, इस सभागार में उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के सभी अधिकारीगण, मैं इस वाटर विजन 2047 का मेजबान होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। कितनी सर्दी में आप सब लोग देश के दूरस्थ क्षेत्रों से आज इस 2 दिन के सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार और उनकी सारी टीम का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जब हमने इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का न केवल न्योता प्रदान किया, अपितु इस कार्यक्रम के आयोजन की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। तो निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि पानी को लेकर के उनके मन में कितनी बड़ी संकल्पना भी है और कमिटमेंट भी। शायद ये सुखद संयोग भी है और मेरा यह कहना इस बात से और भी अधिक परिपुष्ट होता है
कि पिछले 10 दिन के कालखंड में मैं दूसरी बार मध्य प्रदेश में पानी के विषय पर हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। पिछले महीने की 27, 28 और 29 तारीख को सुजलाम नाम से हो रही एक देश भर में चल रहे पानी के विषय पर काम करने वाले लोगों की विभिन्न संगोष्ठियों में, जिसका समापन मध्य प्रदेश में पिछले महीने में 27, 28, 29 तारीख को हुआ, जहां देश भर के पानी में काम करने वाले विभिन्न एनजीओज, इंडिविजुअल्स और इसके अतिरिक्त भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने एकत्रित आकर के इन्हीं विषयों पर विचार विमर्श किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस तरह की संकल्पना हम सबके सामने दी है, उस संकल्पना में जो उन्होंने जन सहभागिता के विषय पर बल दिया, जन मानस किस तरह से पानी के विषय पर काम कर रहा है और किस सोच के साथ में काम कर रहा है। जब उस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन तक मैं और आदरणीय शिवराज सिंह साहब जब वहां उपस्थित थे, मैंने उस दिन जिम्मेदारी के साथ में ये बात कही थी कि इतने सारे संगठन, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस जिस कमिटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, तब मेरा ये कन्विक्शन दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है कि हमारा देश आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल सुरक्षित देश ऐसा होगा। मित्रों, माननीय हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व भर में भारत के नाम को और भारत के प्रति सम्मान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अभी हमें मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पानी के सभी पक्षों, भविष्य में आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों के समाधान की दिशा में जिस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता, उस पर विस्तार से हम सबके सामने विषय रखा। मैं मानता हूं कि उनके उस उद्बोधन के बाद शायद इस संगोष्ठी में किसी भी तरह के ट्रेंड सेटिंग और उसके ऊपर चर्चा करने की भी आवश्यकता शेष नहीं रही है। लेकिन क्योंकि औपचारिकता है, मुझे कहा गया है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ बात करनी है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका एक बार फिर आभार ज्ञापित करते हुए कुछ विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यह भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के आघात के बाद में जहां विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं चौंकी और सहमी हुई थी, हमने न केवल सबसे तेज गति से रिकवर किया, अपितु वापस जिस गति से हम प्री कोविड पोजीशन में जिस गति से बढ़ रहे थे, उस गति को रीएस्टैब्लिश करके उस बेंचमार्क को भी पार करने में सफलता प्राप्त की। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है, विश्व की सभी संस्थाएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में जो दुनिया के आर्थिक जगत सबको दिया है, अतः इसी परिस्थिति में हम सबको आने वाले समय में हमारे देश में बढ़ने वाली पानी की आवश्यकता और आपूर्ति के विषय में एक मैक्रो लेवल पर एक समग्रता के साथ में विचार और मंथन करने की आवश्यकता थी। जो पानी की उपलब्धता पिछले 50 वर्षों से थी, माननीय सचिव महोदय ने अपने उद्बोधन में अभी जिस बात की चर्चा की कि जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम सबको उपलब्ध होता है वर्षा से, बर्फ से या इंटरनेशनल बेसिन से, वो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के सापेक्ष जो हमारा टोटल हार्वेस्टेबल कंपाउंड है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, वो लगभग आधा ऐसा माना जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यदि देखें, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बावजूद भी कुल आपूर्ति जो है लगभग समान बनी हुई, लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और दुष्प्रभाव जो अब आज हमें अपने दरवाजे पर दिखाई देते हैं, उसके चलते हुए रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स हुई हैं, इरेटिक रेनफॉल्स हुई हैं। उसके चलते हुए पानी के संग्रहण और हार्वेस्टेबल कंपोनेंट पर निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है और आगे आने वाले समय में और भी अधिक होने वाला है। दुनिया भर की आबादी के 18% हमारे पास आबादी है, उसके सापेक्ष केवल 4% स्वच्छ जल संसाधन हमें प्रकृति से मिले। और आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सब तेजी से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन जिसकी चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की,
अर्बनाइजेशन के साथ साथ में जो पानी की डिमांड और अर्बनाइजेशन का काउंटर प्रोडक्टिविटी की उसके कारण से बढ़ने वाली जन संसाधनों के प्रदूषण की चुनौती, इन दोनों को देखते हुए हमें समग्र रूप से प्रबंधन की आवश्यकता है। अभी सचिव महोदय जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 50 वर्षों में पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है और वो 5000 क्यूबिक मीटर से घट करके 1500 क्यूबिक मीटर्स के आसपास में आई है, और आने वाले समय में 2047 तक यदि हम कल्पना करें तो ये घट करके शायद 1200 क्यूबिक मीटर से भी नीचे चली जाने वाली है। और ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से हम सब के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवस्था खड़ी करने वाली। हम सब लोग मिलकर के इन विषयों पर चर्चा करें, किस तरह से समग्र रूप से इन विषयों का समाधान हम कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार विमर्श करें। जो पानी की उपलब्धता, यदि जिस तरह से मैंने कहा कि कुल हार्वेस्टेबल कंपोनेंट के अगेंस्ट जितना हम यूटिलाइज कर पाते हैं, वो कंपोनेंट भी लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर से कुछ ज्यादा होता है। आज की जो वर्तमान में हमारी आवश्यकता है और जितने पानी का हम उपभोग कर रहे हैं वो 700 BCM के आसपास है। इस 700 BCM में 450 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हम अपने विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से, जो चाहे बड़े बांध होंगे, रिजर्वायर्स होंगे, छोटे माइक्रो इरिगेशन के लिए बने हुए पॉन्ड्स होंगे, उन सब के माध्यम से, और लगभग 250 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारे भूगर्भ के जल स्रोतों से हम दोहन करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भूगर्भ के जल पर हमारी निर्भरता है और उस निर्भरता के कारण से अति दोहन और अति दोहन के कारण से बढ़ती हुई चुनौतियों के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिटेशन, देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के सबसे छोटी जल संरचना जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, उन सबको भी यदि जोड़े तो 260 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो टोटल हार्वेस्टेबल कंपोनेंट का लगभग 10-12% होता है, 12% के आसपास उतना ही हम जल संरक्षित कर पाते हैं। और उसका भी लगभग 70% देश के 143 बड़े बांध हैं उनमें संरक्षित करते हैं। इसके चलते आज जिस तरह की चुनौती हमारे सामने है, यदि मैं मोटे तौर पर देखूं देश के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पास 1143 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है और 700 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का लगभग हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन मोटे पिक्चर में ऐसा दिखाई दे सकता है कि हम जो है हमारे पास में पर्याप्त जल उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह से जियो स्पेशियल वेरिएशन देश में है, बड़ा देश होने के नाते जिस तरह के अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक तरफ उत्तर पूर्व का भारत है जहां 11,000 मिलीमीटर के आसपास बरसात होती है, वहीं दूसरी तरफ मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 100 जो है मिलीमीटर तक ही बरसात, 100-150 मिलीमीटर बरसात भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। इसलिए चुनौतियां आज भी हमारे सामने और आने वाले समय में ये चुनौतियां और भी बढ़ने वाली। और अगर 2047 के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं कि 2047 पर जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो पानी 50 साल से उपलब्ध हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के बावजूद भी निर्बाध रूप से उतना ही मिलता रहा, तो भी हमारी आपूर्ति, जो हमारी कुल जल की उपलब्धता विज़ जितना पानी हम उपभोग करेंगे 2047 तक, हमारी जो आवश्यकता होगी, वी आर गोइंग टू, आवर रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू सरपास द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और यही वो विषय था जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जब मैं उन्हें इस बात की चर्चा की कि हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग साथ बैठ करके समग्र रूप से इस विषय पर चर्चा करें कि 2047 तक, चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों की इस विषयों को लेकर के किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, क्या विजन है, क्या दृष्टि है, कैसे आने वाले समय में राज्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हम सब लोग किस तैयारी के साथ में काम कर रहे हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आजादी के बाद से देश में इस तरह की परंपरा रही है कि हमने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति, कंटिजेंसी प्लानिंग, आज किस तरह की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति को लेकर के ही सरकारों ने काम किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमारा देश एक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हम 2047 तक की कम से कम अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति की चिंता आज से करना प्रारंभ करें। राज्य भी कुल मिलाकर के जिस तरह से देश का पूरा अनुमान है, उसके दृष्टिकोण से राज्य का इंडिविजुअली
उनके पास कितना जल संसाधन आज उपलब्ध है, 2047 में अनुमान तक कितनी होगी, उनकी आवश्यकता किस क्षेत्र में कितनी होगी। क्योंकि देश में राज्य भी इतने बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश, राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, जिन प्रदेशों के साथ में अलग अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्र वहां हैं, वहां पे वो किस तरह से उन जल की आपूर्ति पर काम करेंगे। इन सब विषयों पर विचार मंथन करने के लिए हम सबको न केवल साथ बैठने की आवश्यकता थी, अपितु बार बार साथ बैठने की भी आवश्यकता ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस की। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग एक साथ यहाँ बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इस 2 दिवसीय कार्यशाला में एकत्रित आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जिन विषयों का उल्लेख किया, वाटर यूज एफिकेसी की उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से जिन संसाधनों, आज पानी पर काम करने के लिए जो पहली आवश्यकता है कि हम अपने संसाधनों को पहचानें। मुझे स्मरण आता है जब 2019 में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एकीकृत मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया था। भारत की सरकार के पास में कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं था। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को, कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं था। उस दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है। और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। और उसके बाद जब हम अपने रिसोर्सेज को जान पाएंगे तो वाटर यूज एफिकेसी और बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की दिशा में हम सब लोग काम कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विस्तार से इस विषय में चर्चा की है। आने वाले समय में इस पर और भी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है, और भारत जैसे बड़े देश में, जिस इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जहां भोजन की आवश्यकताएं भी निरंतर परिवर्तित हो रही, बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में जिस तरह से फूड को कैलकुलेट करने का पैरामीटर बदल रहा है, जहां आज से पहले पूरे विश्व भर में वर्षों तक, सदियों तक फूड जो है भोजन को मापने की मात्रा किलोग्राम्स में, क्विंटल्स में, टन्स में, मीट्रिक टन्स में, मिलियन टन्स में होती थी। लेकिन जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, इस बदलते हुए परिदृश्य में आज हम सब लोग भी जितने यहां बैठे हैं, उनके घर में शायद भोजन की जो है मात्रा का आकलन उसके किलोग्राम या क्वांटिटी से नहीं होता। आज बदलती हुई इकोनॉमी के साथ में हम सबके परिवारों में भी भोजन की मात्रा का आकलन उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के आधार पर होने लगा है। उसमें जो है गुणात्मक तत्वों के उपलब्धता के आधार पर होने लगा है। ऐसे समय में जब दुनिया में जिस तरह के परिवर्तन हुए, फूड हैबिट्स में जिस तरह के परिवर्तन हुए, आने वाले समय में विकसित भारत में जिस तरह के परिवर्तन होंगे, उसके दृष्टिगत रखते हुए हमें कितने पानी के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इन सीमित संसाधनों के साथ में हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। क्योंकि यदि पेयजल की चर्चा करें तो केवल 5 लीटर पानी शायद एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन अगर भोजन के दृष्टिकोण से देखें तो 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए 1 टन से लेकर के 5 टन, मतलब 1000 लीटर से लेकर के 5000 लीटर तक पानी की आवश्यकता हमको पड़ती है। एक व्यक्ति के दिन भर के भोजन की अगर के लिए आवश्यक पानी की अगर मैं एक आकलन करूं तो मोटे तौर पर वो आकलन 600-700 लीटर पर डे तक जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति जितना साल भर में पानी उपभोग करता है उससे ज्यादा एक सप्ताह में जितना भोजन करता है उसमें उससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आने वाले समय में इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए हम किस तरह से अपने इरिगेशन सिस्टम्स में परिवर्तन करें, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर 2 तरह की चुनौतियां हैं। एक कि हमें और अधिक भंडारण की क्षमता को बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य हैं, बहुत बड़े बड़े बांध देश में और बन पाएंगे इसकी संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही। और बड़ी चुनौतियां, क्योंकि पिछले वर्षों में जिस तरह से हम सब ने इन संसाधनों के सप्लाई साइड को और अधिक हार्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से काम किया, अब नए बांध हम और बड़े बना पाएंगे इसकी संभावनाएं क्षीण हो गई। हो सकता है देश में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां हम शायद इस तरह के बड़े इनिशिएटिव्स ले पाएंगे, लेकिन पानी के जो है स्टोरेज पर हमें काम करना है। उसके लिए 2 तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज पर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने और देश भर में इस दिशा में
और हम इसे नए आयाम किस तरह से दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में भूगर्भ के जल की पुनर्भरण, जो देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जो देश की सबसे बड़ी जल संधारण की क्षमता रखता है और जिस पर हमारी सबसे बड़ी निर्भरता है, उस दिशा में भी हमें और अधिक गति से काम करने की आवश्यकता है। हालांकि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में हमने जिस तरह से इस दिशा में प्रयास किए हैं और इस प्रयासों को लेकर के जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है, उस अवेयरनेस के चलते देश में जिस तरह से राज्यों की सरकारों ने एफर्ट्स किए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ने किए होंगे, गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुजलाम सुफलाम योजना चलाई होगी, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चली होगी, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू चली होगी, बिहार में जो है जल जीवन हरियाली मिशन चला होगा, अन्य प्रदेशों ने भी, मध्य महाराष्ट्र ने जलयुक्त शिविर किया होगा, अन्य सभी प्रदेशों ने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की संकल्पना जिस तरह से देश को दी पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार उस पर काम हुआ है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओज ने, सेलिब्रिटीज ने, इंडिविजुअल्स ने, पंचायतों ने जिस तरह से इस सब पे काम किया है, उसका परिणाम हम सबको दिखाई देने लगा है। अभी जो हाल ही में हमने ग्राउंड वाटर डेटा रिपोर्ट जो पब्लिश की है, उसके परिणाम बहुत सुखद बयार का एहसास हम सबको कराते हैं कि हम सब के समन्वित प्रयासों से जो पानी के भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर गिर रहा था, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स का नंबर था, वो नंबर निरंतर बढ़ता जाता था। अब की पहली बार 2017 के बाद 2020 में और 20 के बाद 2022 की रिपोर्ट में हमने पाया है कि वो नंबर रिवर्स हुआ है। ओवर एक्सप्लॉइटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स की संख्या घटी है, क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल की भी संख्या घटी है, और जबकि सेफ ब्लॉक्स का नंबर बढ़ा है। लेकिन अभी हमें इस दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और अधिक फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है। हम जल के भंडारण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक चुनौती हम सबके सामने और भी है, और वो चुनौती ये है कि जिस तरह से हमारे जो एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स हैं, सेडिमेंटेशन के कारण से, दूसरी चुनौतियों के कारण से जिस तरह से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। आज अगर देश के सारे जल संसाधन जितने भी स्टोरेजेस हैं, बांध हैं, उन सब की अगर हम कल्पना करें, उन सब को मॉनिटाइज करें कि उन सब की आज की तारीख में जितनी लागत हो सकती है, जितनी उनकी वैल्यू हो सकती है, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि प्रतिवर्ष होने वाले सेडिमेंटेशन के लॉस के अपेक्ष की हम तुलना करें, विवेचना करें, और उसके कारण से जितनी उनकी टोटल कैपेसिटी जो रिड्यूस होती है वो करें, तो हम शायद लाखों करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हमको हो रहा है। और केवल मॉनिटरी लॉस नहीं, हमारी रिजर्वायर कैपेसिटी हम जितनी बढ़ा रहे हैं उसके सापेक्ष कुछ रिजर्वायर कैपेसिटी हमारी उसके कारण से कम भी हो रही है। हम सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए किस तरह से सब लोग मिलकर के समन्वित प्रयास करें, ये निश्चित रूप से हम में से सब लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की प्राथमिक कर्तव्य है कि हमें इस पर काम करना है। और इन सब के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है, हमारी नदियों में पानी का प्रवाह जिस तरह से घट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी स्प्रिंग शेड की चर्चा की है, ठीक उसी तरह से हम वेटलैंड्स के कंजर्वेशन पर किस तरह काम करें। वेटलैंड्स के साथ साथ में हम हमारे कैचमेंट एरिया के प्रोटेक्शन और उनके ऊपर उनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए किस तरह से काम करें, क्योंकि केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट से अब काम नहीं चलने वाला है। हमको डिमांड साइड के साथ साथ में हमारी सप्लाई अनइंटरप्टेड बनी रहे, उस दिशा में भी हम सबको काम करने के लिए काम करने की चिंता करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ा विषय जिसकी चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, और हमने अभी नेशनल वाटर रीयूज फ्रेमवर्क को जिसे लॉन्च किया है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके समाधान के साथ में हम दो तरह की चुनौतियों पे पार पा सकते हैं। एक कि उसके कारण से जिस तरह से हमारे वाटर रिसोर्सेज कंटेमिनेट हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है, और दूसरा उस जो रिसाइकल्ड वाटर का रीयूज करके हम वाटर इकोसिस्टम में उतना ही क्वांटम ऑफ वाटर री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम नया इंड्यूस कर सकते हैं। इन सब विषयों पर हम सब लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आने वाले 2 दिन में, आज से लेकर के कल शाम तक, हम सब लोग जो राज्य अपनी अपनी तैयारी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने देश भर की परिस्थितियों के बारे में बात की, अपने अपने राज्य में जो है पानी की आज उपलब्धता, आज का आवश्यकता, आज की आबादी, आने वाले समय में उस जो है 2047 में उस राज्य की आवश्यकता, आपूर्ति, और उसको लेकर के बढ़ने वाले गैप को लेकर किस तरह की तैयारी है, इन सब विषयों पर
हम राज्यों के बाद विचार सुनेंगे, जानेंगे, हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। हम में से हर एक ने कहीं ना कहीं अपने अपने प्रदेश में कुछ न कुछ बहुत उत्कृष्ट किया है, जिससे दूसरे सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हम पीने के पानी की निर्बाध उपलब्धता को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? पीने के पानी की उपलब्धता पर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरी दुनिया भर में चल रहा है, और अगर दुनिया भर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत आज पानी के क्षेत्र में निवेश करने वाला, सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जो है इस कालखंड में पानी के विभिन्न विषयों को लेकर के राज्य और देश की सरकार करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसको सस्टेनेबल बनाए रखने और उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौतियों, इन सब के समाधान के विषय में भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये बैठने का क्रम हमें निरंतर आगे बनाना पड़ेगा, और निरंतर हम इस विषय पर समग्रता के साथ में चर्चा करेंगे तो हम समाधान को प्राप्त कर सकेंगे, और आने वाले समय में देश के विकास और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में पानी की निर्बाध उपलब्धता चुनौती न बने, इसको हम इंश्योर कर सकेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप सबका स्वागत करना चाहता हूं भोपाल के इस ऐतिहासिक शहर में, राजा भोज की इस नगरी में, रानी दुर्गावती की इस ऐतिहासिक नगरी में, और इस ऐतिहासिक सभागार में हम सब लोग पानी के शहर में पानी पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद।